चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। हम लोग का जो नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है, कौन सा? पैरेलल रिएक्शन। हालांकि पैरेलल रिएक्शन के बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे के वीडियो में, लेकिन कोई कॉपी में नोट्स नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे पैरेलल रिएक्शन कहते किसे हैं, और पैरेलल रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिए, यहां पर दो रिएक्शन दिखाया गया है और रिएक्टेंट दोनों में कॉमन है। पहले रिएक्शन में रिएक्टेंट पोटेशियम क्लोरेट, दूसरे रिएक्शन में भी रिएक्टेंट कौन है? पोटेशियम क्लोरेट। तो रिएक्टेंट दोनों रिएक्शन में सेम है। एक्चुअल में ये रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोला जाए कि इस कंटेनर में पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड लिया गया, KClO3 सॉलिड, ठीक है ना। तो इस कंटेनर में KClO3 पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड लिया गया। जब इसको हीट किए तो साइमल्टेनियसली ये दो रिएक्शन से रिएक्ट कर रहा है। तो हीट करने पर पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है, और पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम पर क्लोराइड प्लस KCl भी बन रहा है। मतलब ये जो दो रिएक्शन लिखा गया है वो सेम कंटेनर में साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो पैरेलल रिएक्शन किसे कहते हैं? रिएक्टेंट वही होते हैं, उसी रिएक्टेंट से सेम कंटेनर में दो या दो से ज्यादा रिएक्शन क्या हो रहे हैं? साइमल्टेनियसली हो रहे हो। तो both the reactions are taking place simultaneously in the same container and reactant is common। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, both the reactions are taking place simultaneously in the same container, इन द सेम कंटेनर। तो ये दोनों रिएक्शन जो है साइमल्टेनियसली सेम कंटेनर में हो रहा है। सिक्वेंशियल रिएक्शन में क्या था? पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब दूसरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब तीसरा रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में नहीं, ऐसा नहीं है। वो जितने भी रिएक्शन हैं सब साथ साथ हो रहे हैं, एक ही कंटेनर में हो रहे हैं। तो अब पैरेलल रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे करेंगे उसी पर आ रहे हैं। चलिए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पर, पैरेलल रिएक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। पैरेलल रिएक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। समझिए क्या बोला जा रहा है। 254 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो डाटा को हाईलाइट कीजिए। आयोडीन का 254 ग्राम और क्लोरीन का 142 ग्राम आर मेड टू रिएक्ट कंप्लीटली। इस वर्ड पर फोकस करना है। आयोडीन का 254 ग्राम और क्लोरीन का 142 ग्राम आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहे हैं, मतलब कोई भी नहीं बचा हुआ है। टू गिव ए मिक्सचर ऑफ ICl एंड ICl3, आयोडीन क्लोराइड एंड आयोडीन ट्राइक्लोराइड। तो यहां पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया? आयोडीन और क्लोरीन कंप्लीटली रिएक्ट कर कर ICl और ICl3 का क्या बना रहे हैं? मिक्सचर बना रहे हैं। ये 254 ग्राम है, ये 142 ग्राम है। तो निकालना क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ इच आर फॉर्म्ड। प्रत्येक का कितना मोल बना है, हमें क्या करना है? निकालना है। देखिए क्वेश्चन का डाटा यहीं पर दिखा दिया गया। आयोडीन का 254 ग्राम, क्लोरीन का 142 ग्राम, ये आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहे हैं और क्या बन रहा है? तो ICl और ICl3 बन रहा है। प्रत्येक का कितना मोल बना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इच आर फॉर्म्ड, वो हमें क्या करना है? निकालना है। आते हैं हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को।
पहले रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। आयोडीन और क्लोरीन रिएक्ट कर कर क्या बना दे रहा है, ICl। साथ साथ आयोडीन और क्लोरीन ICl तो बना ही रहा है, लेकिन साथ साथ आयोडीन और क्लोरीन रिएक्ट कर कर साइमल्टेनियसली क्या बना रहा है, तो ICl3 भी बना दे रहा है। तो दूसरा रिएक्शन ध्यान दीजिए, ये दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रहे हैं और आयोडीन और क्लोरीन रिएक्ट कर कर ICl3 और ICl दोनों साइमल्टेनियसली ही बन रहे हैं। तो ICl और ICl3 ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ बन रहे हैं। तो ये हम लोग का कैसा एग्जाम्पल हो गया, तो ये पैरेलल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब इधर हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर ले। आयोडीन टेकन, आयोडीन जो हम लोग का लिया गया है, आयोडीन हम लोग का लिया गया है 254 ग्राम इक्वल टू, अब ये आयोडीन का मास है, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो भाई आयोडीन का मोलिकुलर वेट 254, तो इसे 254 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना मोल आ जाएगा हम लोग का, 1 मोल। तो आयोडीन टेकन 1 मोल आयोडीन लिया गया है। क्लोरीन टेकन, क्लोरीन हम लोग का कितना लिया गया, तो 142 ग्राम, 142 ग्राम ये क्लोरीन है, क्लोरीन 142 ग्राम। क्लोरीन का मोलिकुलर वेट 71, भाई एटॉमिक वेट 35.5 होता है, मोलिकुलर वेट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, 71। तो क्लोरीन का मोलिकुलर वेट 71। तो ये मास ग्राम में है, मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कितना मोल आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। चलिए हम लोग यहां आते हैं। तो आयोडीन का 1 मोल और क्लोरीन का 2 मोल लिया गया। इस रिएक्शन से दोनों रिएक्ट कर जा रहे हैं और साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो रहा है। रिएक्ट इस तरीके से किए, आयोडीन और क्लोरीन कंप्लीटली रिएक्ट कर गए, कोई भी नहीं बचा हुआ है। पहला स्टेप, रिएक्शन को बैलेंस कर दें। यहां पर रिएक्शन को बैलेंस करें। अब जरा ध्यान दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहां क्लोरीन का कोफिशिएंट 1 है और यहां पर क्लोरीन का कोफिशिएंट 3 है। एक बार मैंने पहले भी बताया था, ये नहीं कि यहां पर क्लोरीन का मोलिकुलर वेट 71 हो जाएगा और यहां पर क्लोरीन का मोलिकुलर वेट 3 × 71 हो जाएगा। ध्यान में रखें, ये कोफिशिएंट किसके लिए होता है, तो एटम को बैलेंस करने के लिए। क्लोरीन किसी भी रिएक्शन में रहे, Cl2 किसी भी रिएक्शन में रहे, इसका मोलिकुलर वेट हमेशा 71 ही होगा। चाहे उस रिएक्शन में क्लोरीन का कोफिशिएंट 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी रहे। तो हमेशा ध्यान में रखना है कोफिशिएंट का रोल क्या है, तो एटम को बैलेंस करना। कोफिशिएंट को देखकर मोल को, मास को बढ़ाना या घटाना नहीं है। कोफिशिएंट को देखकर मोलिकुलर वेट को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर देना है। हमेशा ध्यान में रखें कोफिशिएंट किसके लिए है, तो सिर्फ और सिर्फ एटम को बैलेंस करने के लिए। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। रिएक्ट एंड और एंड। भाई ध्यान दीजिए, आयोडीन 1 मोल लिया गया है, 1 मोल पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है। क्लोरीन 2 मोल लिया गया है, 2 मोल पूरा का पूरा रिएक्ट कर जा रहा है। तो एक एक कर आते हैं। बोले कि यहां आयोडीन का A मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये बताइए, कोफिशिएंट को देखकर आंसर दीजिए। आयोडीन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन का 3 मोल रिएक्ट करेगा, मतलब आयोडीन का जितना मोल रिएक्ट करेगा क्लोरीन का मोल 3 गुना रिएक्ट करेगा। तो क्लोरीन का 3A मोल रिएक्ट करेगा। तो आयोडीन का A मोल रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन का 3A मोल रिएक्ट करेगा। अब यहां पर बताइए आयोडीन टोटल कितना मोल है, तो टोटल तो 1 मोल है। अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आयोडीन टोटल 1 मोल है, जिसमें से A मोल यहां से रिएक्ट कर गया, तो यहां से कितना रिएक्ट करेगा, 1 - A मोल। देखिए ध्यान दीजिए, आयोडीन यहां से 1 - A मोल रिएक्ट किया, यहां से A मोल रिएक्ट किया, टोटल जोड़िए, टोटल कितना मोल रिएक्ट कर गया हम लोग का, तो 1 - A और +A, टोटल 1 मोल रिएक्ट कर गया।
चलिए इसको थोड़ा और ऐसे कर कर लिखा जाए, प्लस क्लोरीन टू आईसी। अब क्लोरीन पर बताते हैं हम लोग, क्लोरीन पर आ जाए तो पहला रिएक्शन को आयोडीन का कोफिशिएंट 1, क्लोरीन का भी कोफिशिएंट 1, तो आयोडीन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन का भी 1 मोल रिएक्ट करेगा। इसका मतलब आयोडीन का जितना भी मोल रिएक्ट करेगा क्लोरीन का उतना ही मोल रिएक्ट करेगा। आयोडीन और क्लोरीन बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन भी 1 माइनस ए मोल रिएक्ट करेगा। भाई आयोडीन खत्म, क्लोरीन खत्म, आयोडीन और क्लोरीन कंप्लीटली रिएक्ट कर गए तो ये दोनों तो खत्म। यहां पर देखिए अभी भी लिखा हुआ है टू रिएक्ट कंप्लीटली, दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहे हैं, कोई नहीं बचे। अब बताइए आईसीएल कितना बनेगा, कोफिशिएंट 1 1 और कोफिशिएंट 2 है तो आयोडीन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो आईसीएल 2 मोल बनेगा। मतलब आयोडीन जितना रिएक्ट करेगा आईसीएल उसका डबल बनेगा तो 2 इंटू 1 माइनस ए मोल, 2 इंटू 1 माइनस ए मोल। हम लोग ICl3 पर आ जाए, ICl3 कितना मोल बनेगा तो आयोडीन पर देखिए आयोडीन का कोफिशिएंट कितना है 1, ICl3 का कोफिशिएंट कितना है 2, तो आयोडीन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ICl3 का 2 मोल बनेगा। मतलब आयोडीन जितना रिएक्ट करेगा ICl3 उसका डबल बनेगा। आयोडीन रिएक्ट कर रहा है ए मोल तो ICl3 कितना मोल बनेगा 2a मोल बनेगा। तो हमें निकालना था ICl और ICl3 कितना मोल प्रोड्यूस होगा, हम लोग निकाल चुके हैं। ICl3 कितना मोल प्रोड्यूस होगा तो 2a मोल प्रोड्यूस होगा। ICl कितना प्रोड्यूस होगा तो 2 इंटू 1 माइनस ए मोल प्रोड्यूस होगा। बस ए निकालना है, ए कितना होगा। तो ये बताइए क्लोरीन कितना लिए थे 2 मोल, कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, 2 मोल का 2 मोल कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। तो ये बताइए क्लोरीन रिएक्टेड, क्लोरीन रिएक्टेड, क्लोरीन जो हम लोग का रिएक्ट किया है, जोड़िए यहां क्लोरीन 1 माइनस ए मोल रिएक्ट किया, यहां क्लोरीन हम लोग का 3a मोल रिएक्ट किया तो 1 माइनस ए प्लस 3a, इतना मोल क्लोरीन रिएक्ट किया है इक्वल टू कितना मोल रहेगा 2 मोल रहेगा। अब इसको हम लोग सोल्व करें तो 1 प्लस 2a इक्वल टू 2, तो यहां से सोल्व करने के बाद a बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 1/2, तो a बराबर 1/2 आ गया। आप लोग पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, थोड़ा सा मैं 2 सेकंड का ब्रेक देता हूं, उस 2 सेकंड में स्क्रीन को पॉज कर कर क्वेश्चन को उतार लीजिए। चलिए a बराबर निकल गया 1/2, तो ICl प्रोड्यूस्ड, ICl जो हम लोग का बना, ICl प्रोड्यूस्ड, बोर्ड पर देखिए और बताइए कितना मोल बना तो 2 इंटू 1 माइनस ए मोल बना, 2 इंटू 1 माइनस ए मोल। ए बराबर यहां पर हाफ रखिए 1/2, ए हम लोग का कितना निकला है 1/2, तो ए बराबर 1/2 रखेंगे तो ये कितना मोल आ जाएगा हम लोग का 1 मोल आ जाएगा। चलिए ICl3 प्रोड्यूस्ड, ICl3 प्रोड्यूस्ड, ये कितना मोल बना है हम लोग का ICl3, देखिए यहां पर ये मैं हाईलाइट कर देता हूं 2a मोल, ये ICl ये कितना मोल बना है 2 इंटू 1 माइनस ए मोल, हाईलाइट कर दिया मैंने। तो ICl3 ये कितना मोल बना है हम लोग का 2a मोल, तो हम लोग का 2a मोल बना, a बराबर पुट कर दीजिए 1/2, तो ये कितना मोल आ जाएगा 1 मोल। तो ICl कितना मोल प्रोड्यूस हुआ 1 मोल, ICl3 कितना मोल प्रोड्यूस हुआ 1 मोल। तो ये बताइए यहां पर अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझना है पैरेलल रिएक्शन किसे कहते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन किसे कहते हैं। जितना कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके थे क्वेश्चन उसी के बेसिस पर बनेगा। तो ये एक क्वेश्चन हम लोग का था पैरेलल रिएक्शन पर। आप लोगों को करना क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो को रिवाइंड कर कर एक बार दोबारा अच्छे से समझना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट खुद से लेना है। अभी बैलेंस रिएक्शन का क्वेश्चन बुक से या असाइनमेंट से या किसी दूसरे सोर्स से अभी नहीं करना है। ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है,
जब हम लोग बैलेंस रिएक्शन कंप्लीटली पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन को समझ लेंगे, तब जाकर आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अदर सोर्सेस से अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं, अगर उस क्वेश्चन को आप लोगों ने नहीं बनाया है, दोबारा उस क्वेश्चन का वीडियो सुनिए, सॉल्यूशन कैसे बनाया गया वीडियो को देखकर समझिए और उस क्वेश्चन को अपने से बनाइए। तब लास्ट में जब बैलेंस रिएक्शन का पूरा टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा, तब अपने से दूसरे सोर्सेस से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के वीडियो को रिवाइंड कर फिर से सुनिए, फिर से देखिए और तब इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं बैलेंस रिएक्शन में। देखिए, समझिए पहले चीजों को। एक हम लोग का रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस से 2 अमोनिया गैस। अभी तक हम लोग जो सीखे हैं वो क्या सीखे हैं? तो अभी तक हम लोग ये सीखे हैं कि भाई नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है। नाइट्रोजन का जितना मोल रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन का मोल 3 गुना 3 टाइम्स रिएक्ट करेगा। और अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है। तो नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट 1, अमोनिया का कोएफिशिएंट 2। तो हम लोग ये जानते हैं नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो अमोनिया का 2 मोल बनेगा। मतलब नाइट्रोजन का x मोल रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया का 2x मोल बनेगा। मतलब नाइट्रोजन का जितना मोल रिएक्ट करेगा, अमोनिया का मोल 2 गुना बनेगा। वैसे ही हाइड्रोजन से भी बोल सकते हैं, भाई हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है तो 3, अमोनिया का कोएफिशिएंट कितना है 2। तो हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट करेगा तो अमोनिया का 2 मोल बनेगा। लेकिन अभी तक जो हम लोग सीखे थे वो मोल से बोलना सीखे थे कि कोएफिशिएंट को देखकर मोल से आंसर दे रहे थे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मोल रिएक्ट करेंगे और अमोनिया का जो मोल बनेगा, उस मोल का रेशियो 1, 3 और 2 का होगा। तो ये मोल का रेशियो था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कई क्वेश्चन में मोल का डाटा नहीं दे सकता है गैस का। भाई अगर आइडियल गैस इक्वेशन याद कीजिए, पीवी बराबर एनआरटी, तो वी बराबर एनआरटी बाई पी। तो ध्यान दीजिए, कई बार क्वेश्चन में मोल का एन का डाटा नहीं देगा, वो वॉल्यूम का डाटा देगा कि हाइड्रोजन गैस 100 ml लिया गया, नाइट्रोजन गैस 50 ml लिया गया, अमोनिया कितना ml बनेगा। तो हम लोग ये जो मोल का जो रिलेशनशिप पहले जानते थे कि 1 और 3 के मोल रेशियो में रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन का 1 मोल तो हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट करेगा और अमोनिया का 2 मोल बनेगा। ये जो कोफिशिएंट्स को देखकर मोल से आंसर देते हैं, अब वही हमें वॉल्यूम से आंसर देना है। तो वॉल्यूम से आंसर कैसे देंगे? तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, जैसे पहले करते थे, सारा प्रोसेस सब पहले जैसा ही है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, एक्सेस रिएजेंट निकालना, कौन कितना बनेगा, कौन कितना रिएक्ट करेगा, जस्ट लाइक हम लोग जो पहले पढ़े थे उसी के जैसा है। तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से कर रहे हैं, वॉल्यूम रिलेशनशिप को एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस से हम लोग का 2 अमोनिया गैस। ध्यान दीजिए कि एग्जाम्पल से बोला जाए कि स्टार्टिंग में t=0 पर नाइट्रोजन गैस का 100 मिलीलीटर लिया गया है और स्टार्टिंग में हाइड्रोजन गैस का 600 मिलीलीटर लिया गया है। ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया। तो स्टार्टिंग में नाइट्रोजन गैस 100 ml और हाइड्रोजन गैस 600 ml। भाई ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें निकालना क्या है, अमोनिया जो प्रोड्यूस होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कौन कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, कौन बच गया, बचा तो कितना बचा। तो ध्यान दीजिए,
बिल्कुल सेम प्रोसेस से करना है। ये जो वॉल्यूम लिया गया है उसका रेशियो 100 और 600, 1 और 6 का, तो भाई वॉल्यूम का रेशियो 1 और 6 का, यहाँ पर कोफिशिएंट का रेशियो कितने का, तो 1 और 3 का। तो ये वॉल्यूम का रेशियो और कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं है। तो जो चीज मोल से कर रहे थे सेम कॉन्सेप्ट वॉल्यूम से कर देना है अब। तो जो भी बातें मोल से किया जा रहा था सेम कॉन्सेप्ट वॉल्यूम से करना है। तो ये कोफिशिएंट का रेशियो कितने का, 1 और 3 का। वॉल्यूम का रेशियो कितने का, 1 और 6 का। तो मोल वॉल्यूम का रेशियो और कोफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं है, मतलब कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग लिमिटिंग रीजेंट निकालें, लिमिटिंग रीजेंट हम लोग निकालें। तो भाई लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए 100 को नाइट्रोजन के कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करेंगे, 600 को हाइड्रोजन के कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करेंगे। ये डिवीजन कितना आया 100, ये डिवीजन कितना आया हम लोग का 200। मिनिमम कौन, ये 100 किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो देयरफॉर नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिजेंट, नाइट्रोजन क्या हम लोग का लिमिटिंग रिजेंट। तो इसे मैं नीचे में लिख देता हूं, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रेजेंट, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रेजेंट। नाइट्रोजन क्या हम लोग का लिमिटिंग रेजेंट। अब एक एक कर आइए, रिएक्ट और एंड की बात करें। नाइट्रोजन पता चल गया लिमिटिंग रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजन जितना लेंगे वो पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो नाइट्रोजन का 100 ml लिए 100 ml पूरा रिएक्ट कर गया। अब हाइड्रोजन के बारे में बताइए, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3, मतलब नाइट्रोजन का जितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन का वॉल्यूम 3 गुना रिएक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन 300 ml रिएक्ट करेगा। अब एंड पर हम लोग आते हैं, तो ये 100 ml लिए थे, 100 ml रिएक्ट कर गया, तो नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, खत्म। हाइड्रोजन बताइए 600 ml लिए थे, 300 ml रिएक्ट किया, तो बचा कितना हम लोग का 300 ml। अब अमोनिया के बारे में आंसर दीजिए, चाहे नाइट्रोजन से या हाइड्रोजन से, दोनों से सेम आंसर। आइए, ये एक रिएक्ट करेगा तो ये 2 बनेगा, मतलब नाइट्रोजन जितना रिएक्ट करेगा अमोनिया उसका 2 गुना बनेगा। नाइट्रोजन 100 ml रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया कितना बनेगा 200 ml बनेगा। ये आया आंसर हम लोग का नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन से आंसर दीजिए, हाइड्रोजन का 3 रिएक्ट करेगा तो अमोनिया का 2 बनेगा, तो 3 से 2 बनेगा, 1 से कितना बनेगा 2/3। अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन 600 लिए ना, 600 में से 300 तो एक्स्ट्रा था, उस 300 का कोई यूज नहीं हुआ। रिएक्ट कितना किया, तो 300 ml ही रिएक्ट किया, तो आंसर 300 से देना है। जितना रिएक्ट किया उतने से, जितना यूज हुआ उतने से, जो बेकार था उससे नहीं, या जो 600 ml लिए थे उससे नहीं। भाई 600 ml में यूज कितने का, तो 300 का, तो 300 से हम लोग देंगे आंसर। तो फिर से ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3, अमोनिया का कोफिशिएंट 2, 3 से 2 बनेगा, तो 3 से 2 बना, 1 से 2/3, तो 300 से कितना बनेगा, तो 2/3 इंटू 300 इक्वल टू कितना आएगा हम लोग का 200 आ जाएगा। तो हम लोग आंसर क्या देख रहे हैं कि चाहे आंसर नाइट्रोजन से दे या हाइड्रोजन से दे, आंसर दोनों से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलिए, तो सारा आंसर हम लोग का आ गया। एक एग्जाम्पल हम लोग किए, एक एग्जाम्पल किए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। भाई जैसे मोल से करते थे वैसे ही वॉल्यूम से भी करना है। अब एक एक कर बताइए, इनिशियल वॉल्यूम पूछा जाए, इनिशियल वॉल्यूम कितना हम लोगों का, तो नाइट्रोजन 100 ml, हाइड्रोजन 600 ml, तो इनिशियल वॉल्यूम 100 प्लस 600 ml मिलकर कितने ml हम लोग के, तो 700 ml। अब फाइनल वॉल्यूम पूछा जाए, फाइनल वॉल्यूम, तो नाइट्रोजन तो खत्म, हाइड्रोजन अभी भी 300 ml बचा हुआ है और अमोनिया का 200 ml बचा है, मिला है। तो हाइड्रोजन 300 ml प्लस अमोनिया 200 ml मिलकर कितने हो गए हम लोग के, तो 500 ml। तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना भाई, शुरू में टोटल वॉल्यूम इनिशियली 700 ml था, अब फाइनल में टोटल वॉल्यूम कितना है 500 ml है। वॉल्यूम डिक्रीज कर गया,
वॉल्यूम डिक्रीज 200 ml से कर गया तो पूछा जाए वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज पूछा जाए तो ये डेल्टा भी ध्यान में रखिए। ये डेल्टा साइन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, तो चेंज के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बोल दे डेल्टा पी, या बोल दिया जाए डेल्टा टी, या बोल दिया जाए डेल्टा एन, ऐसे कर ठीक है ना। तो वी सिंबल वॉल्यूम का, पी सिंबल प्रेशर का, टी सिंबल टेम्परेचर का, एन सिंबल नंबर ऑफ मोल्स का, डेल्टा सिंबल किसका होता है, चेंज के लिए। तो ये वॉल्यूम चेंज, ये प्रेशर चेंज, ये टेम्परेचर चेंज, ये नंबर ऑफ मोल्स का चेंज। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, चेंज कैसे निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे वो पॉजिटिव आए या निगेटिव आए। तो चेंज जब भी निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल कर कर निकालेंगे। तो ये डेल्टा साइन हम लोग का किसके लिए होता है, चेंज के लिए होता है। कैसे निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज शुरू से लेकर आखिर तक फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर कर निकालेंगे। तो यहाँ पर आइए, डेल्टा भी वॉल्यूम का चेंज, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम देखिए कितना 500, इनिशियल वॉल्यूम कितना 700 ml। तो ये 500 माइनस 700 ml, तो हम लोग का जो वॉल्यूम चेंज आएगा, वॉल्यूम चेंज डेल्टा भी इक्वल टू माइनस 200 ml आएगा। निगेटिव साइन ध्यान में रखिएगा, क्या इंडिकेट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। तो यहां से भी देख सकते हैं, पहले था 700 ml, अब हो गया 500 ml, मतलब वॉल्यूम 200 ml से क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। तो निगेटिव साइन वॉल्यूम डिक्रीज को इंडिकेट करेगा और पॉजिटिव साइन वॉल्यूम इंक्रीज को इंडिकेट करेगा। निगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज in volume, positive sign indicates increase in volume। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि अगर वॉल्यूम से क्वेश्चन को करना हो तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है जैसे मोल से कर रहे थे, वही कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रीजन के लिए भी रहेगा। कहीं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं करना है, जो पहले से कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। लेकिन मेन पॉइंट को अब समझिए, वॉल्यूम से क्वेश्चन को करने के लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन सा है, जो मैंने अभी तक नहीं बताया था। देखने में तो बिल्कुल सिंपल लगा, एकदम आराम से, भाई आराम से कर दिए क्वेश्चन के देखकर। लेकिन वॉल्यूम से करने के लिए दो कंडीशन क्या है, तो पहला वो आइडियल गैस होना चाहिए, दूसरा सारे गैसेस का वॉल्यूम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होने चाहिए। तो दो कंडीशंस है, ठीक है ना। वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस। तो ये वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल ओनली, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ गैस के लिए। वॉल्यूम रिलेशनशिप सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट वो सारे गैसेस क्या होने चाहिए, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होने चाहिए। तो आप लोग पहले इतना उतारिए, तो हम लोग कंडीशंस को लिखेंगे। चलिए, कंडीशन को हम लोग समझें। तो अभी वॉल्यूम रिलेशनशिप पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे थे। हम लोग कॉन्सेप्ट को जो समझे थे वो एक प्रॉब्लम से, लेकिन बताया क्या गया था, वॉल्यूम कंडीशन हम लोग वॉल्यूम रिलेशनशिप तभी यूज कर सकते हैं जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहला कंडीशन क्या बताया गया था, पढ़िए, वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड्स और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, वो अभी तुरंत समझेंगे। दूसरा कंडीशन, ऑल द गैसेस शुड बी
एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो सारे गैसेस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होने चाहिए। सर ऐसा क्यों है? तो बिकॉज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर मोल रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो। तो अगर गैस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा जाए तो मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो दोनों बराबर होते हैं। तो जैसे यहां पर देखिए, इसका 1 मोल, इसका 3 मोल और इसका 2 मोल इस रेशियो में रहेगा, तो ये रेशियो किसका है? मोल का। यही रेशियो वॉल्यूम का भी होगा, बशर्ते ये तीनों गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हों। तो हम लोग एक एक कर सारे पॉइंट्स को समझते हैं इस एग्जाम्पल से, इसी एग्जाम्पल से। चलिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर nRT डिवाइडेड बाई P। जिस गैस का वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी उसी गैस का होगा, टेम्परेचर भी उसी गैस का होगा, प्रेशर भी उसी गैस का होगा। तो जिस गैस का वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर उसी गैस का होगा। तो हम लोग एक एक कर निकालते हैं। वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस का, तो नंबर ऑफ मोल्स भी नाइट्रोजन गैस का, RT डिवाइडेड बाई P। चलिए वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का, तो नंबर ऑफ मोल्स भी हाइड्रोजन गैस का, RT डिवाइडेड बाई P। भाई सारे गैस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो T और P कॉमन है। वॉल्यूम अमोनिया गैस का, तो नंबर ऑफ मोल्स भी अमोनिया गैस का, RT डिवाइडेड बाई P। अब इसका हम लोग रेशियो ले लें। वॉल्यूम नाइट्रोजन का, वॉल्यूम हाइड्रोजन का, वॉल्यूम अमोनिया का। खुद से देखिए, अगर वॉल्यूम का रेशियो ले लेंगे तो RT बाई P तो कॉमन है, तीनों गैसेस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर सेम, रेशियो लेंगे वो कैंसल आउट हो जाएगा और क्या आएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन का, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया का। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? मोल का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो सेम हो जा रहा है। तो अब ये बताइए, जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो मोल रिएक्ट करेगा और अमोनिया का जो मोल बनेगा, याद कीजिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो मोल रिएक्ट किया, अमोनिया का जो मोल बना, ऑलवेज किस रेशियो में होगा? तो 1, 3 और 2 के रेशियो में होगा। भाई मोल का रेशियो वॉल्यूम का रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो रिएक्ट करेगा और अमोनिया का जो वॉल्यूम बनेगा वो ऑलवेज किस रेशियो में होगा? 1, 3 और 2 के रेशियो में होगा। तो दूसरा पॉइंट तो आप लोग समझ गए कि भाई बिकॉज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर मोल रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो। हम लोग चेक कर चुके हैं, देख चुके हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा जाए तो मोल का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो सेम होता है, बराबर होता है। सर पहला, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स एंड गैसेस, ये कैसे आया? तो ध्यान दीजिए भाई, ये जो अभी हम लोग कैलकुलेशन किए, जो भी फॉर्मूला लगा, ये बताइए, ये रिलेशनशिप खुद से देखिए, बताइए कहाँ से आया? तो इस फॉर्मूला से आया। तो ये जो हम लोग का रिलेशनशिप आया है, ये जो कंक्लूजन आया है, वो इस फॉर्मूला से आया है। और ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? तो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए होता है। ये फॉर्मूला सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब वॉल्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो सबसे पहले हम लोग आज के क्लास में जो वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़े हैं उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आएंगे। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप को समराइज कीजिए। वॉल्यूम रिलेशनशिप सिर्फ गैस के लिए अप्लाई करना है, सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं करना है। वॉल्यूम रिलेशनशिप गैस के लिए तभी अप्लाई करेंगे जब सारे गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होंगे। क्यों? क्योंकि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर मोल का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। और जैसे क्वेश्चन मोल से करते थे कोफिशिएंट को देखकर, वैसे ही क्वेश्चन वॉल्यूम से भी करना है कोफिशिएंट को देखकर। लिमिटिंग रीजन भी वैसे ही निकालना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट को और भी बढ़िया करते हैं। चलिए आप लोग पूरा उतारिए।